साहब जी, स्वागत है आपका। जी चलो जी आप जी। सभी को नमस्कार। हाँ। मैं डॉक्टर LP अहिरवार, प्रबंधक पशु प्रजनन प्रक्षेत्र कीरतपुर। हमारे यहाँ 13 नस्ल की देसी गायें हैं, अपने भारतीय नस्लें, जिसको कि अपने भारत सरकार ने 2 जगह ही राष्ट्रीय कामधेनु ब्रीडिंग सेंटर बनाया है। एक अपना कीरतपुर में है, दूसरा बेल्लोर, बोले तो तेलंगाना। अपने यहाँ मेरे शरद तबीयत से कुछ हो गई है गड़बड़ मेरी। रुमाल। आवाज आ रही है डॉक्टर सॉरी साहब? सॉरी। आपकी आवाज आ रही है? अच्छा आ रही है। अरे 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 मैं रुमाल ले लूं। तो यहाँ उन्नत नस्ल की देसी गाय नहीं, देसी सभी जी नस्लें हैं अपने पास। ले अपना ब्रीडिंग सेंटर पर एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी का सहारा लेके देसी गायों को, उन्नत नस्ल की देसी गायें तैयार करना है, जिससे पशुपालकों को देसी गाय का अच्छा दूध प्राप्त हो सके। है। जी डॉक्टर साहब जी। तो उसके लिए अपन ने यहाँ पे एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं। आगे सब हो चुका है, बस इंस्ट्रूमेंट वगैरह और आने की देर है। तो उन्नत नस्ल का एम्ब्रियो अपनी देसी गायों में डेवलप करके उसकी आने वाली प्रोजेनी अच्छी नस्ल की, अपन अच्छी दूध वाली लेना है। ये NKBC का उद्देश्य है। जी जी। और अच्छे दूध के लिए अपने को देसी नस्ल की अच्छी गाय, जैसे साहिवाल हुई, रेड सिंधी हुई, है, गिर हुई, कॉकरेज, थारपारकर, ये अच्छी नस्ल की गाय हैं। सॉरी, एकदम पूरा सर भारी है, जी बुखार आ रहा है। तो बुखार आपको से बुखार आ तड़प गया रहा है है मेरा शरद भैया? सर, तड़प डॉक्टर साहब तड़प रहा है। हमें थोड़ी सी, डॉक्टर साहब को बाद में डॉक्टर साहब का ले डॉक्टर लेंगे, साहब उनका थोड़ी सी। स्वास्थ्य ठीक नहीं है और इनको हाँ अभी अपन आज चल के दवाई देते हैं तो ये कल हाँ, ठीक हो नहीं, जाएंगे। जी वो तो जी ये ले रहा हूँ, गोली हमारी खा के गाय बैठा माता को जी हूँ। ठीक करते डॉक्टर हैं, अपन इनको ठीक करेंगे। और जी जी। तो एक गाय बहुत पालने अच्छी के लिए, देसी नस्ल की जानकारी है। हाँ, देसी नस्ल की गाय अपने को पालने ये की, डॉक्टर साहब अभी देखिए वो क्या। बीमारी आई है एक, उसके विषय में थोड़ा सा बता दें कौन डॉक्टर सी? साहब। ये जो अभी एक बीमारी आई है ना बहुत तेज, जो माता जैसी वो निकल रही है गाय को, लंपी हाँ लंपी। उसका हाँ कोई टीका आ गया है क्या डॉक्टर? हाँ, लंपी वायरल डिसीज आई है, उसका टीका है गोट पॉक्स वैक्सीन करके। है, ये वायरल है, जी वायरल इन्फेक्शन है, तो इसका वैक्सीन आ चुका है मार्केट में। जो बकरियों को लगाते हैं अपन गोट पॉक्स, उस बकरियों में 1 ml देना है सबकट, और लार्ज एनिमल में 3 ml सबकट देना है। ये है, ये लंपी का जी हंड्रेड जी। परसेंट प्रोटेक्शन है तो इससे। डॉक्टर साहब ये इजीली मिल जाता है कहीं पे भी? ने अभी मार्केट में अवेलेबल हो चुका है इजीली। इजीली कैसी बहुत मेडिकल पे मिल बढ़िया बहुत जाएगा आपको। बढ़िया। हाँ, सदन में किसी को गाय की कोई बीमारी के विषय में जानकारी लेना हो तो ले लें डॉक्टर साहब से जल्दी जल्दी। हमें पता है सर, थोड़ा सा मैं जी जी डॉक्टर जी। हाँ, आ, सदन को सभी को प्रणाम। जी सर। हेलो। हाँ हाँ सर जी। जी प्रणाम प्रणाम। आ, मेरे पास साहिवाल नाम की गाय है जी। और वो 3 बार 4 बार वो ब्याह चुकी है। हाँ। अब उस पे टिक्का नहीं लग रहा है, सक्सेसफुल नहीं हो रहा है। अच्छा, वहाँ कृपया इसका आपने समाधान बताएं जरा। वहाँ किसी डॉक्टर को चेक कराया उसको? हाँ, डॉक्टर तो मेरे पास में ही है, वेटनरी ऑफिसर है, मेरा फ्रेंड भी है, मगर वो वहाँ भी काबू नहीं आ रही है। अच्छा, कितनी बार गरमा चुकी है?
अब मैं छोड़ ही दिया, वो रह ही गया, 3-4 बार हो गए वो, उसके बाद मैंने छेड़ा ही नहीं। अच्छा अच्छा। तो वहाँ डॉक्टर को चेक करा के देखिए, उसमें दो तीन कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो आपने पहले एआई कराई होगी। एआई कराई थी या सांड हाँ कराई लगाया है। था? एआई कराई है। एआई करा ये है करवाई। हाँ, एआई कराने के बाद अगर जानवर पलटा है तो एक बार फिर एआई कराइए। उसके बाद फिर पलटा है, फिर आपको बच्चादानी में की धुलाई कराना पड़ेगा, अगर अंदर से सब कुछ सही है अच्छा तो। और धुलाई कराने के अच्छा। बाद भी एआई हुई है और फिर पलटी है, तो इसका मतलब साफ है कि हार्मोनल प्रॉब्लम है। उसकी ओवरी अच्छा। से जो अंडा निकलना चाहिए कंसीव होने के लिए, नहीं, तो इसका वो, एक इंजेक्शन होता है ना जी वो। हाँ हाँ, इंजेक्शन डॉक्टर ने इंजेक्शन भी लगा चुके हैं को रिसेप्टाल। हाँ सबटा वो लगा दिया था जी। रिसेप्टाल लगा के एआई की है। हाँ करवाई थी। अच्छा, तो रिसेप्टाल लगा के एआई कराई, उससे पहले उसकी बच्चादानी को साफ करवाई थी, दवाई डलवाई थी उसमें? नहीं अभी वो नहीं करवाई जी। अच्छा, तो वहां डॉक्टर साहब से आप देखें कि वो चेक करेंगे ओवरी अंडा को बराबर बना रही या नहीं। कभी कभी होता क्या है कि अंडा ओवरी में बनता जरूर है, जानवर गर्मी पे भी आता है, लेकिन ओवरी से अंडा रिलीज नहीं करता है। अच्छा हाँ, तो वो कंडीशन कहलाती है हमारी सिस्टिक ओवरी। सिस्ट क्रिएट हो जाता है, फिर अच्छा। बार बार गर्माता जाएगा, लेकिन ओवरी से अंडा रिलीज नहीं करेगा, वो गर्मी पे बराबर आएगा पूरे 21 दिन में है। हाँ हाँ हाँ। तो उसका तरीका यही एक है कि उसकी पहले बच्चादानी में एक दवाई डलवाए। दवाई डलवाने के बाद जब गर्मी पे आती है, तब इंजेक्शन रिसेप्टाल एआई करने के आधा घंटा पहले लगवा दें, 2.5 ml ठीक। है, और फिर एआई कराएं। और एआई थैंक यू फिर जी। सुबह शाम कराएं, 2 टाइम बराबर कंसप्शन मिलेगा। अच्छा। हाँ। और अगर गाय निम्फोमेनिक हो गई है, ओवरी से ओवा रिलीज नहीं कर रही है, भले चाहे न्यूक्लिएट किया हो ओवा को आपने, तो फिर हाँ हाँ। प्रॉब्लम है, जानवर यानी स्ट्रेस में चला जाएगा। अच्छा। मगर ये तो सालों गतों की प्रोसेस के बाद ये स्थिति बनती है। साल भर का जानवर गर्माता रहे, गाभिन ना हो, तो तब ये स्थिति बनती है। अगर 2-3 बार अगर ऐसा हुआ है, तभी आपके पास ऑप्शन है कि उसका ट्रीटमेंट करा लें। ठीक है, थैंक यू जी। जी सर। अभी हमारे हिमाचल प्रदेश से आदरणीय ठाकुर दास जी ने सवाल किया डॉक्टर साहब से। हिमाचल प्रदेश से सवाल मध्य प्रदेश के हमारे डॉक्टर अटासी जी एलपी साहब से किया। और भी कोई किसान का अगर सवाल हो तो डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं। श्री कुशवाहा जी जबलपुर मध्य प्रदेश से आप अपना बात कर सकते हैं। जी सर। ओम जी। डॉक्टर साहब, मेरे यहाँ मेरी एक गाय है जो मतलब गाभिन नहीं हो रहा है, मतलब कभी नहीं, ब्याई भी नहीं है अभी तक। उसको 5-6 साल से ज्यादा साल हो गया करीब, अच्छा, तब से वो ब्याह ही शुरू नहीं से रहा है। अभी तक ऐसा हो कि अभी तक ब्याह ही नहीं है? नहीं। तो वहाँ और बहुत गर्मी पे भी नहीं आई, हीट पे भी नहीं आई है वो? आती है वो, हाँ। थमती नहीं। और थमती नहीं है। सही है, ऐसा कब से हो रहा है? से पहले, अभी हमारे यहाँ पर 1-2 साल से आई है। पहले वो कहीं और पर थी तो वहां पर भी बहुत बार हुई है, पर अभी तक ब्याई नहीं है वो। देसी गाय हम ले आए। हाँ, तो वहाँ मैडम अब आपके पास एक ऑप्शन है। जी। टाइम इतना ज्यादा हो चुका है, तो बगैर गाभिन जानवर के भी आप एक किट, हार्मोनल किट लगवा लें। वहाँ के हार्मोन। डॉक्टर से हाँ, संपर्क से साध के। 21 दिन का टोटल डोज होता है ये। जी। तो उसमें दूध तो चालू ले कर ले, आप उसका दूध देना चालू कर देगा जानवर बगैर गाभिन हुए। जी।
तो किट लगवाने के बाद आप दूध दोहें, खाएं उसका बराबर, और उससे जो हार्मोनल किट लगेगा, तो जो जी हार्मोनल इम्बैलेंस है जानवर का, जी वो मैनेज हो जाएगा। और जी आप खाते रहिए, वो अपनी गर्मी पे आएगी, और उसको सांड लगा दीजिए, बराबर रुक जाएगी वो फिर दोबारा। जी हाँ, क्योंकि धन्यवाद। ऐसे जानवर का यही एक ऑप्शन है आपके पास। जी जी मैम। धन्यवाद। राजश्री जी, आपने वो लिख लिया? नहीं तो पुनः पूछ लें डॉक्टर साहब से क्या देना है, अगर लिख नहीं पाया हो तो आप पुनः पूछ लें, क्योंकि महत्वपूर्ण बात है। ओम जी लिख लिया है मैंने हार्मोनल किट। हार्मोनल किट को वहाँ लोकल हॉस्पिटल में संपर्क साधे डॉक्टर से कि हार्मोनल किट प्रोवाइड कराए और हमारे गाय को ये लगवा दें आप। तो जी अब गाभिन का आप चक्कर छोड़ दें, कहना साहब ये किट लगा दीजिए, हम इसका दूध खाना चाहते हैं बस। हाँ, लगा दीजिए। जी मैम। अब हाँ बयान ही नहीं। हाँ दूध पा रहे हाँ और सदन में किसी का क्वेश्चन हो तो डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल है कि जो गाय का एक्चुअली जो गाय हीट पे आती है, तो उसको सांड से ही गर्भाधान कराना अच्छा होता है कि जो सीवर जो कृत्रिम गर्भाधान होता है? कृत्रिम गर्भाधान या नेचुरल गर्भाधान में क्या अंतर है? देखिए, अभी अभी जबलपुर से मैडम का जो क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन इन्होंने पहली बार जब जानवर नया गर्मी पे आता है, तो कोशिश करना चाहिए कि उसको सांड से क्रॉस कराया जाए। अगर पहली बार अगर आपने एआई कराई है, तो फिर ये रिपीट ब्रीडिंग की संभावना बहुत बढ़ जाती है, और फिर बहुत दिक्कत आती है जानवर में। अब प्रश्न आपका है नेचुरल सर्विस और एआई का। तो नेचुरल सर्विस, अगर आपके पास संबंधित गाय से संबंधित अगर सांड है और उच्च क्वालिटी का सांड है, तो आपको नेचुरल सर्विस कराना ही चाहिए। और अगर सांड उपलब्ध नहीं है, तो उन्नत नस्ल का आपको सीमेन इस्तेमाल करें और उसके आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराएं। और दो और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का फायदा ये है कि आपको गाय को कहीं छोड़ना नहीं है, डॉक्टर घर आएगा, उसकी एआई करके जाएगा। डॉक्टर साहब, जो सीमन होता है उसमें कहीं होलिस्टीन गाय या इनका मिला हुआ होता है, जिससे हमारी नस्ल में दिक्कत आ रही है, नस्ल ठीक नहीं रह पाती है, देसी नस्ल को बिगाड़ा जा रहा है। इस पर आपका क्या मार्गदर्शन? ये वैसे गलत है। अब ये तो पशुपालक का अपना इंटरेस्ट है कि देसी गाय रखी, कहते साहब हमको तो जर्सी चाहिए, हमें तो हॉलिस्टीन चाहिए। तो आप हॉलिस्टीन का सीमेंट डालिए, जर्सी का सीमेंट डालिए, ये पशुपालक के इंटरेस्ट के ऊपर होता है। अगर हमें नस्ल को मेंटेन करना है, मान लीजिए आपके पास साहीवाल गाय है, तो आपको प्रेफर साहीवाल सीमेन ही करना चाहिए, या साहीवाल सांड से ही क्रॉस कराए तो आपकी प्रोजेनी मेंटेन होगी। लेकिन अब अपने साहीवाल, जी, अपने इटारसी में क्या सांडों का संरक्षण किया जा रहा है क्या, देसी साहीवाल? हमारे पास सभी नस्लों के सांडों का संरक्षण है। पूरी 13 नस्ल है हमारे पास गाय की, सभी के अलग अलग सांड है हमारे पास। हमने आपके यहाँ आके देखा है, जो कोई एक नस्ल है, वो बिल्कुल इतनी तेज गाय है, बहुत तेज गाय है। अगर जी ऐसी तेज गाय का हमारे भारतीय युवा और दूध अगर उसका सेवन करते हैं, निश्चित है कि स्फूर्ति आती है और उतनी तेज उनमें तेजता आएगी, ऐसा हमारा हाँ, मानना है व्यक्तिगत। और हम चाहते हैं कि इनके सांड हमारे गौ पालकों को अगर उपलब्ध हो जाएं, तो आप इसको बताने का कष्ट करें तो हम लोग इस पर प्रयास करेंगे। ये गाय अपनी कहती सिरोही कहलाती है, सुरगऊ जिसको अपन देसी भाषा में कहते हैं। और 2 नस्ल हैं ये इस तरह की।
फ्यूरियस। एक तो कांकरेज जो गुजरात के कच्छ एरिया में होती है, और दूसरी सुरहू जो महाराष्ट्र के एरिया में होती है, सुरगऊ। कांकरेज का दूध बहुत अच्छा है, सुरगऊ का दूध थोड़ा कम मात्रा में, इसकी यील्डिंग कैपेसिटी कम होती है, 1.5 से 2 लीटर मात्र। मगर इसके जो सांड होते हैं आपने देखे होंगे पट में, 1.5-2 लाख में बिकते हैं इसका। और इसका दूध भी बहुत पौष्टिक होता है। जी। पशुपालक को पालने के लिए तो इसका सीधा हम कर तो रहे हैं, एनकेवीसी सेंटर में वो ही कर रहे हैं हम। इसी नस्ल को अधिक दूध देने की क्षमता का क्रिएट करेंगे। जी, बहुत बहुत सुंदर डॉक्टर साहब आपने जानकारी दी। और हम चाहते हैं कि हमारे जो गोपालक हैं, किसान हैं, वो हम देसी नस्ल रखें, और दूध अगर हमारी गाय 2 लीटर दे रही है तो उसको ही पर्याप्त समझें, और ज़्यादा दूध के चक्कर में हम जर्सी होलेस्टियन गाय का सेवन न करवाएं। और ये नस्ल जो हमने बिगाड़ दी है, अगर हम उसका दूध लेते तो वो दूध है ही नहीं है। ये बात सही है। इसलिए जी जी आज आप डॉक्टर साहब हमारे सदन में आपने आदरणीय सर जी हमारा निवेदन स्वीकार किया और आप पधारे। आपने किसानों को मार्गदर्शन दिया। आप इस क्लास में कभी भी आप हमेशा जब भी आपको समय मिले जुड़ते रहें, और हम किसान भाइयों को इसका लाभ और मार्गदर्शन देते रहें। आपको साधुवाद। जी, बने सिंह जी। जी। ओके। ओम जी, डॉक्टर साहब जी सर। जी। मेरे पास एक बाछी है और एक जो 72 3-4 दिन तक आती है, और 3-4 बार दिए और नहीं मान रही है। नहीं तो उसके लिए आप वहाँ उसको लोकल डॉक्टर से दिखाएं सर जी, और उसको अच्छा। ओवरी को चेक कराएं कि क्या बात है, ओवरी में बराबर ओवर, जब भी गर्मी पे आती है ओवर रिलीज हो रहा है या नहीं। अगर हाँ, हाँ। ओवर रिलीज हो रहा है, ओवरी सही है उसकी। टाइमली रिपीट सर, हेलो। टाइमली रिपीट करती है सर। आ, वही मैं कह रहा हूँ ना, कहूँ गर्मी 2 प्रकार की होती है। एक वास्तविक गर्मी होती है और एक फॉल्स गर्मी होती है। फॉल्स जी। गर्मी में ओवरी से अंडा रिलीज नहीं होता, और जानवर गर्मी पे बराबर आएगा, बराबर 21वें दिन पे आएगा गर्मी पे। लेकिन अच्छा। ओवरी से अंडा ही रिलीज नहीं होगा तो प्रेग्नेंट होने का प्रश्न ही नहीं उठता। और एक वास्तविक गर्मी आती है जिससे गर्मी आएगी, ओवरी से अंडा भी रिलीज होगा, आप एआई करेंगे, कभी कभी फर्टिलाइज भी होगा, लेकिन इन्फेक्शन के कारण वो डिस्ट्रॉय होता होगा। तो उस पहले इलाज कराए, उसका बच्चादानी में दवा डलवाए, दवा डलवा के जी। फिर उसको गाभिन कराए, और हाँ, तो बराबर रिस्पांस मिलेगा आपको। जी जी। और एक है जो हर साल बच्चा देती थी, लेकिन इस बार उसका झाड़ नहीं निकल पाया, तो उसके जी। कारण 4-5 बार उसको पाल दिए। फिर उसके बाद उसको जो आप कह रहे हैं कि डॉक्टर से वो कराएं, पॉलिशिंग कराए, हम्म। और फिर भी नहीं मान रही है। और वो बोलती नहीं है, केवल हाँ। एक दिन चढ़ने की कोशिश करती है दूसरे गायों पर या आदमी पर भी। जी। तो हाँ उसके तो लिए क्या करें? नहीं तो उसका आपको, आप बता रहे हैं कि जार उसका नहीं निकला था, है, बहुत जी जी। लेट गिरा रहा, तो जो भी दवा रहा, हुआ तो है। वो इन्फेक्शन है उसमें 100%। अब वहाँ एक जी जी। एक्सपर्ट डॉक्टर को दिखाएं। अगर मवाद लंबे समय तक चलता है तो हाँ हाँ। एक नली होती, फेलोपियन ट्यूब नली, जिससे ओवर रनिंग करता है, वो कभी कभी जी ब्लॉकेज हो जी। जाती है। जानवर बराबर गर्मा रहा होगा, अंडा भी दे रहा होगा, लेकिन वो हाँ नली हाँ। ब्लॉक होगी तो अंडा हाँ। इधर स्पर्म से नहीं मिल पा रहा होगा। तो आप डॉक्टर तो को क्या वहां करना दिखाएं, और चाहिए? डॉक्टर को दिखाएं, और डॉक्टर वहां उसको क्लियर कर देगा। कोई भी अच्छा। अच्छे डॉक्टर को दिखाए, हॉस्पिटल ले जाए कि डॉक्टर साहब ये समस्या है, तो वो चेक करेगा, देखेगा पहले फेलोपियन ट्यूब सही है या नहीं। अगर सही अच्छा। है तो फिर आपको सही सजेशन वो देगा हॉस्पिटल वाला।
जी जी जी। हाँ, तो उसमें कैनुला डलता है अंदर, उससे पूरी फैलोपियन ट्यूब की धुलाई कर देता है, साफ कर देता है। कैलोना। कैनुला रहता है, ओके। एक नली टाइप की रहती है, वो उससे डालता है, पूरा बच्चादानी में अंदर डाल के फैलोपियन ट्यूब की धुलाई कर देगा, अंदर से सफाई करते ले आएगा। ये। जी हेलो रूप सिंह जी। जी ओम। हेलो। हाँ, ये रूप सिंह जी कोई गाय दिखा रहा है, मैं जानना चाहता हूँ कहाँ से मिला। सर ये गाय है मेरे पास में, ये पहली बार जनी है, साहिवाल की बछड़ी थी ये। जी जी। ये दूध देने में बहुत चिढ़ रही है, अभी बहुत लात उचटक रही है, बछड़ा भी नहीं पीने दे रही है सही तरीके से। अभी 1 सप्ताह इसको जने हुए है, ब्याह हुए। जी। और ये वैरायटी की ये नस्ल है ये। तो क्या ये दूध देने में चिढ़ती है क्या? इसके क्या उपाय है, मतलब जो सही तरीके से बछड़े को पिला ले और दूध दे दे वो? इसके दो कारण है भाई साहब। जी एक है उसके, जब एडवांस प्रेगनेंसी बोले तो जन्ने को 2 महीना रहे होंगे, तब जी आपने खान पान में कुछ लापरवाही हो गई होगी। है, जी सर। क्योंकि है ना, कि आपने कैल्शियम लेवल को मेंटेन नहीं कराया होगा, अच्छा खनाई उसकी उठाई नहीं होगी। जी खैर, अगर ये चूक हुई है तो आप वहाँ डॉक्टर को बुला के उसे कैल्शियम की बॉटल जरूर लगवा दें, और मिनरल कैल्शियम की मिक्सचर बॉटल। साथ चला दें। हाँ, जी कैल्शियम की बॉटल चलवा दें, लगवा दें एक उसको, और मिनरल मिक्सचर डेली वो चलवा दें। एक गैलेक्सॉट करके पाउडर आता है, रिलैक्स। गैलेक्सॉट। केलक शॉट। जी हाँ, तो इसे 100 ग्राम सुबह, 100 ग्राम शाम को चलाएं आप, जी और एक कैल्शियम की बॉटल लगवा दें, 100% दूध आ जाएगा उसमें। जी सर। ये कैल्शियम डिफिशियंसी से है, फर्स्ट कामिंग है, कैल्शियम शॉक क्रिएट हुआ होगा, वो समझ में नहीं आता अपने को। जी है, और काछा अच्छा लिया होगा और धीरे धीरे बैठ रहा होगा। जी हाँ, तो उसमें कैल्शियम की बॉटल लगवा दें, और एक मिनरल पाउडर आता है गैलेक्सॉट, ये स्पेसिफिक, 100 ग्राम सुबह, 100 ग्राम शाम चला दें, गाय सही हो जाएगी आपकी। जी सर। जी। ये मैंने अपनी खेती के गोबर गोमूत्र के उपयोग के हिसाब से ये देसी गाय का संरक्षण करके रखा है। जी बहुत अच्छी गाय है। जी ओम सर, प्रणाम सर। जी सर, प्रणाम। सर मैं ये मेरा प्रश्न था, पूछना था कि जो जी। नए पशुपालक और वो गाय पालना चाहते हैं अपने घर पे, हाँ हाँ। वो अपने एमपी के लिए, मैं एमपी से हूँ, सिवनी जिले से। जी तो जी। छोटे पशुपालकों को कौन सी अपने देसी नस्ल की गाय रखना चाहिए जो कम बजट में भी हो और उनका देख रेख और उनका खर्च भी कम आए और दूध का उत्पादन भी अच्छा मिले? ऐसा ऐसी कौन सी नस्ल है जो अपन रख सकते हैं घर पे? घर पे आपके पास 3 गाय हैं, पहली साहिवाल, जी दूसरी थारपारकर, और तीसरी गिर है। तो गिर तो थोड़ी फ्यूरियस होती, या तो गऊ है वो, कुछ भी कर लीजिए, अगर थोड़ा सा भी वो अगर अपने रुख में आ गई तो उसको मैनेज करना बहुत टेढ़ी चीज है। तो आपके पास थारपारकर और साहिवाल एक बेस्ट ऑप्शन है। ये गाय थोड़ा क्या है, पशुपालक को अपने कोऑपरेट भी करती है, पशुपालक को अच्छा, है ना। जी। तो देसी नस्ल में आप दो में से कोई एक सेलेक्ट कर लीजिए, साहिवाल या थारपारकर। और थोड़ा धन्यवाद अच्छा, सर। हाँ, और थोड़ा अच्छा चाहिए तो एक रेड सिंधी आती है अपनी सिंध प्रांत की, अपनी नस्ल है भारत की। जी जी तो वो शाहीवाल और रेड सिंधी दोनों जब खड़ी होगी तो आप सिर्फ कलर से डिफ्रेंशिएट कर पाओगे, ये थोड़ी डार्क कलर की होगी रेड सिंधी, और ये लाइट कलर की होती है। और दूध की क्षमता दोनों की 5-7 लीटर एक टाइम, 5-7 लीटर से ऊपर ही है, आई थिंक 10 लीटर सुबह, 10 लीटर शाम तक की क्षमता है इन दोनों में। जी जी हाँ, अगर अच्छा मेंटेनेंस रहे, खिलाई रहे, अभी हमारे पास है 8 लीटर सुबह, 8 लीटर शाम की है। जी, और कुछ पूछना चाह रहे थे आप? जी ओम।
आप अपने सेंटर से बछिया, छोटी बछिया बेचते हैं क्या? अभी नहीं बेचते हम। जी अभी तो स्टेब्लिश हुआ है फार्म हमारा, अब पहली प्रोजेनी आ रही है। जी ये जब हम बढ़ाएंगे, इसके बाद नेक्स्ट जनरेशन जो आएगी, फिर हम बेचना चालू करेंगे। जी 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 तो उन्नत नस्ल की करके बेचेंगे, तब तो पशुपालक को फायदा है। जी बेचेंगे। अभी अभी तो फिलहाल प्रावधान नहीं है हमारे यहाँ बेचने का, लेकिन भविष्य में बिकेगी। जी 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 हो। अभी अभी हमारे हिमाचल प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से आदरणीय डॉक्टर साहब से हमारे गौ पालकों ने सवाल किए। आप हमारे डॉक्टर साहब ने उनका जवाब दिया। किसानों को, गौ पालकों को लाभ मिला। हमारे बने सिंह जी कुछ आगर मालवा से सवाल करना चाहते हैं। आपका स्वागत है। ओम, प्रणाम सभी को। मैं बने सिंह आर्य, मध्य प्रदेश जिला आगर मालवा से। जी सर। डॉक्टर साहब, मेरा विषय था कि जो आप जो बता रहे हैं, ये सभी लोग बता रहे हैं, ये समस्या आज से 30 वर्ष 25 वर्ष पहले नहीं होती थी, अभी बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, डिपेंड कर रहा है जानवर के। पहले जब 25-30 साल पहले जानवर फ्री रेंज फीडिंग में रहता था, अपनी मर्जी के अनुकूल खाता था, तो सारे न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, कैल्शियम सब नेचुरल प्रोवाइड होता था उसको। आर्टिफिशियल नहीं चलता था। खली चुनी पे नहीं रखते थे अपन जानवरों को, पशु को। आजकल पशु को अपन खली चुनी पे ज्यादा आ गया है, पशु आहार पे आ गया है। तो उसकी जो बॉडी के अनुकूल जो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है, समझे, वो नहीं हो पा रही। वो मैनेज नहीं कर पाते हैं अपन। मैनेज नहीं होने की वजह से ये सारी एबनॉर्मलिटीज क्रिएट हो जाती है। अभी हेलो। एक और विषय, जैसे कि देसी गाय पालना लोगों ने बंद कर दिया, जिसके बाद में भैंस पालते थे, भैंस पालना भी बंद कर दिया। अभी होस्टिन नस्ल की जो गाय है, वो अधिक दूध देने वाली, उसका प्रचलन बहुत बढ़ चढ़ कर चल रहा है। तो वो क्या अपने देश के लिए सर्वोपरि मान्य है? कहीं नहीं है। उसके पीछे लॉजिक ये है कि आजकल लाइफ हो गई कॉमर्शियल। कॉमर्शियल लाइफ में क्या, पशुपालक भी ऐसा पशु पालना चाह रहा है, वो मेरा भी खर्च निकाल ले और उसका भी खर्च निकाल ले। तो इस मानसिकता से अपने इधर जर्सी, एचएफ ये ज्यादा बढ़ रही है। देखो, इनकी दूध देने की क्षमता बहुत है। इनके दूध में क्वांटिटी है, क्वालिटी नहीं मिलेगी आपको। है। तो क्वांटिटी की दृष्टि से वो पालते हैं। एक गाय 10-10 लीटर, 10 लीटर सुबह, 10 लीटर शाम ऐसे अपने दूध दिया। 10 लीटर अगर उसके खर्चे पे गया तो 10 लीटर आपके खर्चे पे आ गया। ये ये कमर्शियल व्यू से एचएफ को बढ़ावा दिया जा रहा है और जर्सी को बढ़ावा दिया जा रहा है। होस्टिन गाय का जो दूध पी करके कैंसर उपलब्ध होता है, ऐसे भी मैंने सुना है। अब देखिए, अपन इतने बड़े साइंटिस्ट तो है नहीं कि अपन ने उसकी सेल्स को इतना सेपरेट करके देखी हो या उस सेल्स का कहीं रिसर्च की हो, लेकिन कहते हैं तो किसी हद तक मानना पड़ेगा। जैसे होता क्या है कि जैसे भैंस और गाय से भी ज्यादा बीमारी लगती है उन गायों को, बहुत ज्यादा इलाज करना पड़ता, ट्रीटमेंट करना पड़ता, बहुत सुरक्षित रखना पड़ता है उसको। जो पशु जितना ज्यादा प्रोडक्टिव होगा, उसका इम्यूनिटी पावर उतना ही वीक होता है। तो उसका कंसंट्रेशन बॉडी का सीधा मिल्क के ऊपर रहता है, और उसके बॉडी बॉडी की जो स्ट्रेंथ है मिल्क के थ्रू दो ली जाती है। तो स्वाभाविक है, उसका इम्यूनिटी पावर कमजोर होगा तो बीमारियां होंगी। जी जी जी, धन्यवाद डॉक्टर। जी। धन्यवाद आदरणीय बने सिंह जी। आपने अपनी बात रखी। और अगर हमारे डॉक्टर साहब का स्वास्थ्य भी बहुत खराब दिख रहा है, परंतु आपने जो है सदन का को किसान हितों में गोपालकों के सवालों का जवाब दिया और आपका स्वास्थ्य ठीक हो, ऐसा हम प्रयास करेंगे जल्दी से जल्दी आप स्वस्थ हों। और पूर्ण स्वस्थ होने के बाद फिर आप इस योगा कार्यक्रम में आप अपना मार्गदर्शन जरूर दें। और अगर हमारे अब किसी भाई का, किसी किसान भाई का कोई सवाल ना हो, तो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। जी धन्यवाद डॉक्टर साहब। धन्यवाद शरद जी। आपने डॉक्टर साहब को जोड़ा। कल आपने सुख से निवेदन किया और डॉक्टर साहब ने स्वीकार किया।
और आपको पतंजलि किसान सेवा समिति मध्य प्रदेश एवं पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट योगपीठ हरिद्वार की ओर से आपको साधुवाद। हमारे दैनिक उपहार कार्यक्रम के सभी किसान भाई आपसे रूबरू होंगे, जो सदन में उपस्थित हैं सब आपसे मिलेंगे और आपके जो 13 प्रकार की नस्ल गाय हैं उनका दर्शन करेंगे, आपसे जानेंगे, पूछेंगे, रूबरू होंगे। धन्यवाद। और आपका मैं अब आगे स्वागत है, आप लोग आइए। जी 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 सभी आएंगे और जी आपसे भेंट भी होगी। और ये 8 तारीख को 10:30 बजे, 8 अक्टूबर को 10:30 बजे जी सभी किसान भाई आपके यहाँ आएंगे। जी सर आइए, मोस्ट वेलकम। जी सर। अब हम आगे जी अहिरवार साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। जी थैंक्स अहिरवार साहब, ओके बहुत सर, अच्छी जानकारियां दी, बहुत तगड़ी आपने। जी जी ओम। हमारे इसी प्रकार से शरद वर्मा जी भी लगातार दैनिक उपहार कार्यक्रम को सक्रियता के साथ, और ऐसे इनका भी स्वास्थ्य एक दिन बहुत खराब था, लेकिन इन्होंने अपना कर्तव्य नहीं छोड़ा और हमारे साथ लगातार एटआरसी में घूमते रहे और ईश्वर ने उनको पूर्ण स्वस्थ कर दिया और स्वस्थ हो गए। और हमारे साथ है आज बड़े हर्षोल्लास की बात है कि हमारे परम आदरणीय श्री पवन कुमार जी, जो विदेश में थाईलैंड में भी और 10-12 देशों के बीच में भारत का डंका झंडा गाड़ आए हैं। और योगाहार कार्यक्रम का प्रेजेंटेशन देख करके मन प्रफुल्ल होते हैं, शब्द तो नहीं है, परंतु मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय पवन कुमार जी को, वो आए और सदन को अपनी यात्रा से अवगत कराने का कष्ट करें। हम लोगों ने सबने आपको बधाई दी थी और आप पुनः शायद वापस हरिद्वार आ गए हैं, आपकी कुशलता और स्वस्थ रहते हुए, और आप आराम से हरिद्वार आ गए हैं और वहां 10-12 देशों में दैनिक उपहार कार्यक्रम का परचम लहरा आए हैं और भारत के प्रेजेंटेशन और मध्य प्रदेश के किसानों के द्वारा आपने प्रेजेंटेशन कराया। आपको शायद आप हम किसान भाइयों का मनोबल बढ़ाते हैं, मान और सम्मान बढ़ाते हैं और भारत को गौरवान्वित कर रहे हैं। आदरणीय पवन कुमार जी सदन को संबोधित करने का कष्ट करें। सर नेटवर्क, अच्छा इस तरह का मैसेज आया है कि नेटवर्क प्रॉब्लम है। चलिए कोई बात नहीं, आप जब नेटवर्क में आ जाएंगे तो हम सब सुनेंगे आपको, बस आपका और सुनेंगे और जानेंगे। और आपसे जुड़े तो रोज रहते ही हैं, आप विदेश में ही रहे परंतु आपने यहाँ इस कार्यक्रम की चिंता कर रहे हैं, आप मीटिंग लेते हैं, हम लोगों से संवाद करते हैं। ये आपका स्नेह और हमारा मुखिया कैसा होना चाहिए, नेतृत्व कैसा होना चाहिए, उस पर आप हम लोगों को दिशा दे रहे हैं। राजश्री बहन जी कुछ कहना चाहती हैं? अनम्यूट हुई हैं आप, कुछ आपका बात रखना चाहती हैं सदन में तो स्वागत है आपका। बोलना चाहती हैं राजश्री बहन जी? चलिए आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी। आदरणीय भुवनेश्वर राय जी। जी आदरणीय मुनिलाल जी, सभी को ओम। आज का जो दैनिक योगा क्लास है वो बहुत अच्छा रहा और आज डॉक्टर साहब ने पशुपालकों को काफी कुछ उन्होंने बताया बीमारियों के बारे में। निश्चित रूप से बहुत ही जानकारी उन्होंने दिया और सबके लिए बहुत ही जरूरी था। जो भी पशु रखते हैं, आजकल ज्यादातर जो लोग पशु रखते हैं उसमें जितनी ज्यादा दूध देने वाली पशुएं हैं उनमें काफी बीमारियां आ रही हैं और काफी लोग तो पशु पालना इसलिए छोड़ दिया कि उसमें रिस्क है। जर्सी विदेशी नस्लें ज्यादा लोग यूज कर रहे हैं, पाल रहे हैं और फिर उनमें इस तरह का बीमारी होता है कि अचानक वो उनको लॉस हो जाता है। तो फिर उन्होंने पैसा खर्च किया और अचानक सारा पैसा डूब गया। तो इस तरह से वो कुछ लोग ज्यादा परेशान है। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया भी कि क्योंकि वो दूध ज्यादा देती हैं, उनकी इम्यूनिटी पावर कम है
तो इसलिए उनमें रिस्क भी है। देसी में ये चीजें नहीं है, देसी में थोड़ा सा दूध कम है, लेकिन फिर आपको ज्यादा, बहुत ज्यादा अगर कम भी आपने केयर किया तो भी वो गाय सर्वाइव कर जाती है। उसमें भी कुछ डॉक्टर साहब ने बताया कि हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अब देसी नस्ल की गायों में भी थोड़ा सा अच्छा दूध पैदावार हो, अच्छा दूध मिले, इसके लिए भी प्रयास हो रहा है और आने वाले समय में ऐसा होगा। प्रयास बहुत हो रहा है। और देखिए डॉक्टर साहब, जैसा ग्रुप सिंह जी ने पूछा कि कुछ गायों के दूध पीने से कैंसर हो रहा है, डॉक्टर साहब ने बिल्कुल उसको सिरे से खारिज करते हुए बता दिया कि मैं इतना बड़ा साइंटिस्ट नहीं हूं और मैं इस पर कोई रिसर्च नहीं किया हूं। यही खासियत होता है जो किसी डिपार्टमेंट के स्पेशलिस्ट होते हैं और वो उस चीज को शुरू से अंत तक जानते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, वो फिर इस तरह की बातों पर जब तक कंफर्म नहीं हो जाती तब तक उस बात को अपने मुंह से नहीं निकालते, ताकि किसी के मन में ये कंफ्यूजन न पैदा हो कि ये हो सकता है कि उस दूध के पीने से कैंसर ना होता हो और किसी दूसरे कारण से होता हो, कहीं और आप ज्यादा जहर खा रहे हैं उस कारण से हो रहा है। तो हो सकता है कि कुछ लोग इस तरह की चर्चाएं कर दिए हों। तो जब तक कोई चीज कंफर्म ना हो जाए कि नहीं ये चीज इसी से खाने से ये हो रहा है, तब तक उस बात को ज्यादा प्रसारित करने की जरूरत नहीं है। रिसर्च होने के बाद जब फाइनल हो जाएगा, मुझे उम्मीद है कि अगर फाइनल हो जाएगा और ये हो जाएगा तो गवर्नमेंट ही रोक देगी उसको। तो ये सारी बातें हैं। आदरणीय पवन सर संभवतः आ चुके हैं, उनके लिए भी बहुत बहुत अभिवादन। उन्होंने अपना जो विदेश में उनका कार्यक्रम था उसमें बहुत अच्छा तरह से उन्होंने अपने भारत का मार्गदर्शन किया। यहाँ सब लोग समय समय पर जुड़ते भी रहे। जैविक खेती हम लोग कर रहे हैं, सारे लोग कर रहे हैं। इसमें भी जो भी दिक्कतें आ रही हैं सब लोग उसको देख भी रहे हैं और जहां तक मुझे उम्मीद है कि आगे जो भी काम कर रहा है, जो दिक्कतें आती हैं अपने आप फिर निपटती भी जाती है। कोई आप काम करें उसमें कोई दिक्कत आएगा, फिर उसको बारे में आप सोचेंगे, फिर किसी से पूछेंगे, जानेंगे, फिर आगे आगे बढ़ जाएंगे, फिर आपका एक अनुभव हो जाएगा। अनुभव के आधार पर जो आप जिंदगी जीते हैं वो बहुत सर्वोपरि है, वो भी एक बड़ी अच्छी बात है। तो एक बार फिर मेरे तरफ से इस योगाहार क्लास के सभी महानुभावों को कोटि कोटि धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद। मैं अपनी वाणी को यही विराम करूं। धन्यवाद आदरणीय भुवनेश्वर राय जी, आपने जो कहा है सही बात है। और मुझे ये समझ में नहीं आता है कि लोग कहते हैं या किसान कहते हैं, एक तो उपज की बात कहते हैं कि जैविक या प्राकृतिक खेती में उपज कम होती है, और एक दूसरा देसी गाय के ऊपर कहते हैं कि दूध कम होता है। हमें ये पता नहीं है कि ये किसने बता दिया कि गाय का दूध इतना होता है, या इतना निर्धारित किसने कर दिया। या तो धरती का उपज, हमारे अनाज का उपज एवं गाय का, देसी गाय का दूध किसी ने निर्धारित किसने कर दिया कि इतना होना चाहिए, अगर उतने से कम हो रहा है तो कम। ये कोई ऐसी बात नहीं। हमारी धरती माता से जो अन्न उपज होती है वह पर्याप्त होता है। देसी गाय से जो दूध हमें मिलता है वो पर्याप्त होता है। उसके गुण को देखना चाहिए, ना कि उसकी क्वांटिटी को क्वालिटी को देखना चाहिए। क्वांटिटी, जैसा हमारे आदरणीय पवन जी कहते हैं कि अपना दैनिक उपहार कार्यक्रम में जो भाई बहन जुड़ रहे हैं उनकी गुणवत्ता पर ध्यान दो। अगर संख्या पर ध्यान देते तो मेला तो बहुत कुछ चल रहा है, जनसंख्या तो बहुत बढ़ रही है देश में, लेकिन हमारे राष्ट्रवादी विचारधारा के भाई बहन कितने इस देश में हैं, कितने राष्ट्र सेवा की करते हैं, कितने समाज की चिंता करते हैं, वो महत्वपूर्ण है, ना कि जनसंख्या बढ़ाने का। इसलिए हमारा निवेदन है सभी किसान भाइयों से, गौपालकों से, और कि अपनी विचारधारा को जरूर बदलें, ऐसा हमारा निवेदन है। क्योंकि विचारधारा हम बदलेंगे तभी हम संभल पाएंगे, नहीं तो इंसान का कभी भी पूर्ति हो ही नहीं सकती। कितना ही कुछ जोड़ते रहें, कितना ही कुछ कमाते रहें, जो होलिस्टियन गाय रख रहे हैं, उसका दूध ले रहे हैं, वो अपने परिवार को नष्ट करने की दिशा में जा रहे हैं। हमारा ऐसा मानना है
ऐसे ही प्रकार जो केमिकल युक्त खूब जहर डाल रहे हैं धरती को, इतना शोषण कर रहे हैं, वो भी अपने परिवार के साथ अन्याय कर रहे हैं और परिवार को मौत के मुंह में ढकेलने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए हमारा किसान भाइयों से और हम गौपालकों से और इस देशवासियों से हमारा निवेदन है कि ज्यादा उत्पाद के चक्कर में हम अपने परिवार को न खो दें, हम अपने परिवार को स्वस्थ रखें। जितना हम ज्यादा उत्पादन लेंगे, जितना ज्यादा हम केमिकल डालेंगे, हमारा आर्थिक उतना ही कमजोर हुआ, अर्थ हमारा जाएगा दबाव में, दारू में, और हमारा खर्च हो जाएगा। हमें कोई भी हम सामर्थ्य नहीं हो पाएंगे। इसलिए हम सबको संभलना है। सदन से हम निवेदन करते हैं कि इस पर भी हमारा कोई सुझाव, मार्गदर्शन चलता रहे। आदरणीय भूपेंद्र शास्त्री जी सदन में उपस्थित है, मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूं कि वह भी अपना सुझाव रखें। ओम। सदन में उपस्थित समस्त बंधुओं को प्रणाम। आज की योग कक्षा बहुत अच्छी रही होगी और विषय तो बड़ा आ गया, पौराणिक विषय है ये। और साथ में हमारे पवन सर भी अभी विदेश यात्रा से वापस आए हैं, तो जरूर योगाहार के बारे में वहाँ बहुत अच्छा बता के आए होंगे और हमारी जो एक्टिविटीज है उन पर काफी चिंतन वहाँ भी 12 देशों के लोगों ने किया होगा। आज अहिरवार साहब ने गाय और पशुपालन के ऊपर किसानों का मार्गदर्शन किया है। हम किसान अखिल विश्व के लिए अन्न, फल और दूध जुटाते हैं। प्राथमिक आवश्यकता है इंसान की है और इनकी पूर्ति का दायित्व भगवान ने किसान बंधुओं को दिया है। द्वापर काल में ग्वाल, गोप और नंद ये संपन्नता की पदवियां थी। राज्य की मान्यता के लिए गाय एक शक्ति के रूप में देखी गई। गाय का होना, एक क्वांटिटी में गाय होना, उतनी गाय होंगी तभी एक राज्य को मान्यता मिलेगी, ऐसा महाभारत में भी आया है। और उन गायों को एकत्रीकरण करना और उसके बाद हस्तिनापुर की मान्यता के लिए हमने दुर्योधन और अन्य सभी महारथियों के बीच में युद्ध की एक कल्पना सुनी है। गाय पूंजी का भी आधार है, गाय विज्ञान का आधार है, गाय संस्कृति का आधार है। गाय बड़ा विषय है। सहस्त्रार्जुन जमदग्नि के बीच में कामधेनु, सुरभि, नंदिनी, कपिला, पता नहीं कितनी क्वालिटी की गाय हैं जिन्हें हमने बाद में देशी की ब्रीड के रूप में बदल दिया है। दुग्धाहार के रूप में होलिस्टन गाय हो सकती है, किंतु कहीं किसी महात्मा ने यह कहा है कि दूध गाय नहीं देती है, गाय अमृत देती है और अमृत की मात्रा कम ही होती है। जिस तरह योगाहार कार्यक्रम के लिए पवन कुमार जी ने कहा है कि क्वालिटी बहुत जरूरी है, क्वांटिटी नहीं। संख्यात्मक कार्यक्रम भीड़ से किए जा सकते हैं, किंतु गुणात्मक कार्यक्रम या गुणात्मक संगठन क्वालिटी बेस पे ही किए जाएंगे। हर शरीर में कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है। इस संसार में आया हुआ हर जीव एक विशेषता लेके पैदा हुआ है। इतने बड़े कार्यक्रम में संयोजन का काम आदरणीय मुन्नीलाल जी कर ही रहे हैं। भाई शरद वर्मा जी भी भिन्न भिन्न प्रकार से, बहन रंजना जी भी चीफ गेस्ट के रूप में कहीं ना कहीं से कोई ना कोई हीरा तलाश के लेके आती हैं और उसका बौद्धिक योगाहार के माध्यम से आ जाता है। ये 2 घंटे के अंदर पता नहीं कितना सार क्वालिटी बाहर आती है और ग्रहण करने को मिलती। मैं कह रहा था कि गाय के ऊपर, देशी गाय
और विदेशी गाय में हमारे बने सिंह जी होलिस्टन के ऊपर कह रहे थे कि वो कैंसर वेंसर, ठीक है, गाय का दूध हमारे लिए अमृत है और हमने एक गाय पालना चाहिए, सिर्फ कह रहे हैं सारे लोग। अभी भी गाय एक बड़ी दुर्दशा से गुजर रही है। गोपाल नाम के बहुत सारे इस देश के अंदर लाखों करोड़ों व्यक्ति मिल जाएंगे। गाय आज एक गंभीर बीमारी से पीड़ित है। पूरा देश इस वक्त गाय की एक बीमारी से परेशान है। हजारों बंधु उसकी चिंता कर भी रहे हैं, सरकार भी चिंता ले रही है। गाय संपत्ति का आधार मुझे लग रहा है फिर से बनने वाली है। वो जो कम हो रही है ना, धीरे धीरे वो फिर से संपत्ति का आधार होगी। और गाय होना अपने आप में एक बड़ा विषय हो जाएगा। लोग कहेंगे वो गाय वाला है, गाय वाले के नाम से जो जाने जाएंगे। ऐसा समय बहुत जल्दी आने वाला है। कृष्ण गाय वाले के घर ही पैदा होगा। साहब कुछ कह रहे थे भाई साहब, राजन जी? कंटिन्यूस रखे, वो ओपन हो गया होगा धोखे से। अच्छा 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 अच्छा। मैं कह रहा था गाय ग्वाल उस व्यक्ति को कहते थे, गाय चराने वाला ग्वाल जिसको कहते थे ना, उसके पास 1000 गाय होती थी। गोप उसे कहते थे जो 10,000 गायों का मालिक होता था। और 1,00,000 गाय वाले को नंद की उपाधि मिलती थी। फिर इसे लक्षण में बदल दिया गया। भगवान श्री कृष्ण के पालनकर्ता बाबा नंद के पास 9 लाख गायें, ऐसा कहा गया है। कहीं कहीं इसमें बौद्धिक के रूप में बातचीत होती है तो कहते हैं 9 लक्षण वाली गाय उनके यहां थी। गाय का सबसे दूध का जो सबसे बड़ा महत्व है वो लीवर के लिए मैंने सुना है। गाय के दूध मां के दूध के बराबर है, हल्का है, सुपाच्य है और अधिकतर जिन माओं को डिलीवरी होने के बाद दूध नहीं आता है, उनको हमारे ग्रामीण क्षेत्र के अंदर गौ दूध से ही बच्चों को पाला जाता है। गौ दूध के आधार पर ही हमारे यहाँ लालन पालन होकर वो बलिष्ठ बच्चे होते हैं। गाय का संरक्षण होना चाहिए। कांकरेज, थारपारकर, साहिवाल, ऐसे करके हमारे यहाँ 66 प्रकार की गायें होती थी। अभी तो हम गौवंश को बचाने के संघर्ष में लगे हुए हैं। गाय किसान के घर पे ही पलेगी, सरकार उसे नहीं पाल सकती। हम तो जब छोटे होते थे तो एक निबंध आता था हिंदी में, गाय पे निबंध लिखा जाता था, गाय हमारी माता है, ऐसा आखिरी में हम लिखते थे। अंग्रेजी में भी लिखते कि हिंदू काउ कॉल्ड इज मदर। गाय पालतू जानवर ऐसा लिखाया जाता था हमसे हिंदी में। अंग्रेजी में लिखवाया जाता था काउ इज पेट एनिमल। आज वह गाय जो एक पालतू जानवर के रूप में निबंधों में लिखी जाती थी, बच्चों को सबने पढ़ी है शायद, आज अपने संघर्ष के दौर से गुजर रही है। हम आगर मालवा क्षेत्र के निवासी हैं। अधिकतम देशी गाय हम लोगों के हिस्से में है। हमारी मालवी नस्ल गायों की ज्यादा दूध नहीं देती है, वो आधे लीटर से शुरू होकर 2 लीटर तक, बहुत ज्यादा से ज्यादा। रियर केस में कोई अच्छी नस्ल हो, अच्छी बढ़िया, तो वो
3-1 लीटर तक चली जाएगी, लेकिन इससे ज्यादा दूध मालवी नस्ल नहीं दे पाती है। बहुतायत में थी, लेकिन अभी वो संघर्ष के दौर में मैं विश्व की इस माँ के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं कि उसे फिर से सद्बुद्धि मिले किसानों को, और वो अपनी माँ को फिर से अपने खलियान में, अपने गांव में, अपने घर पे फिर से उसे ले जाए, उसे पालन पोषण करे, क्योंकि वह है तो यूरिया है, वह है तो डीएपी है, वह है तो पोषण है। सारे पोषण, सारे जितने भी तत्व होते हैं कृषि की उन्नति के, वो सब गाय के पास है। गाय माँ है। धन्यवाद। आदरणीय मुनीलाल जी। धन्यवाद, धन्यवाद आदरणीय शास्त्री जी। आपने बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिया है सदन को। आपकी भाषा, चूंकि आप शास्त्री हैं यह जुटला नहीं सकते हैं। आप सरल, सहज और सात्विक भाषा में हम सबको, सदन को संबोधित करते रहते हैं। आप इसी से जाने जाते हैं, इसी से आपकी पहचान हुई है। आपने किसानों के लिए जो कार्य किया है वो निश्चित है प्रशंसनीय है। किसानों का हित बहुत कम लोग करते हैं। कई लोग किसानों को हीन भावना से देखते हैं, जबकि किसान भगवान के बाद दूसरा रूप होता है। और वो इसलिए कि वो हर परिस्थिति में, कोई भी व्यापारी अपना पूंजी जमीन में नहीं डालता, मिट्टी में नहीं मिलाता, लेकिन किसान कितने बार गिरेगा, कितने बार नुकसान होगा प्रकृति का, लेकिन वो कभी भी बीज जमीन में डालना नहीं छोड़ता है। आपका भाव किसानों को प्रणाम करता हूं। और हमारे डीडी शर्मा जी आदरणीय कृष्ण कुमार जी कुछ बात रखना चाहते हैं। आपका स्वागत है झारखंड से। ओम ओम सबों को दिन मंगलमय हो। हमारे आदरणीय सीजीएम साहब भी विदेश से आ चुके हैं। हम लोग भी उत्सुक हैं, मिले, उनसे संपर्क करें और बाद में। और जो शिक्षक का भी कथन आज जो है बहुत ही अच्छा रहा। मुख्य अतिथि ने भी बहुत सारगर्भित भाषण में कही कि कमर्शियल लाइफ हो गया है। और मैं बस्ती गंगा में हाथ धोना चाहता हूं और आदरणीय वैज्ञानिक हमारे झारखंड के समन्वयक भुवनेश्वर जी का अलग से समय नहीं लेना चाहता हूं। 2 घंटा में ही वो समय दे रहे हैं प्रतिदिन। उससे हट के हम चाहते थे कि हट के कहेंगे, लेकिन इसी 2 घंटा के भीतर में ही हम कुछ जानना चाहते हैं। मैं राहड़ की खेती किया हूँ और मोटा मोटी 4 फीट ऊंचाई हो गया है। अब फूलने वाला समय है। इस समय उनका उपचार कैसे किया जाए और कौन चीज दिया जाए उसमें, ताकि हमारे राहड़ में कुछ लोग अगला साल लगाए थे तो उसमें बीज ही नहीं आया, फल ही नहीं आए। तो आदरणीय भुवनेश्वर जी से मैं बहती गंगा में हाथ धोना चाहता हूँ। इसी 2 घंटा के बीच में मेरा भी समाधान हो जाए, ताकि समस्या रहने पर कोई भी बातें दिमाग में सटीक नहीं बैठती है। इसलिए मेरी जो समस्या है अभी राहड़ के बारे में, और कुछ पत्ता लपेटक भी आ गए हैं कीड़े, मैं नहीं चाहता हूँ। और बाजार से मैं जैविक ले आया हूँ छोटा सा, जिसमें कि 30 लीटर पानी में डाल करके उसको स्प्रे किया जा सकता है, जिसका नाम है, ये सुनामी है। ये सुनामी है, इसी को डालने के लिए ये दिए हैं, जैविक ही है। तो यदि मैं घर से बना करके इसका जो उसका नाम भर बताएंगे कौन सा हम बना सकते हैं, गौमूत्र, गोबर वगैरह वगैरह, और सारे जो अकवान, नीम आदि जो और हैं, इस सब से हम लहसुन मिर्चा डाल करके जो भी बना सकते हैं, कुछ सुझाव दें, ताकि जो हम 1 एकड़ में खेती किए हैं। और ये तो हम तो रिटायर्ड होने के बाद, आज 40 साल रिटायर्ड होने के बाद खेती में उतरे हैं हम। 40 साल के बाद, 40 साल के पहले करते थे, इसलिए अनुभव भूल गए हैं। और पुराने जो बीज थे उससे करते थे, अब तो पॉकेट वाला बीज ले लिया हूँ। मैं चाहता हूँ मेरा जो समस्या है इसका समाधान
हमारे आदरणीय। धन्यवाद आदरणीय कृष्ण कुमार जी। आपने जो हमारा देने के गुहार कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वही है कि हमारी किसानों को अगर फसल में कोई समस्या आ रही है, हमारी गाय को समस्या आ रही है, हमारे जीवन में कोई समस्या आ रही है, तो उसका समाधान देने की योगा हर कार्यक्रम में होना चाहिए। आपने यथार्थ कहा है, आपकी फसल अरहर में फली नहीं आ रही है, आपकी समस्या है। सदन में उपस्थित हैं हमारे आदरणीय भुवनेश्वर राय जी, और भी हमारे अनुभवी किसान भी उपस्थित हैं। तो मैं सबसे पहले आदरणीय भुवनेश्वर राय जी से चाहूंगा कि आप आदरणीय कृष्ण कुमार जी का जो समस्या है उसका समाधान करने का कष्ट करें। बिल्कुल बिल्कुल। सभी को सबसे पहले मैं ठाकुर जी का बात सुनना चाहूंगा। वो बार बार उत्सुक हैं इस बात के बारे में बताने के लिए, तो मैं उनकी बात सुनने के बाद फिर अपना कमेंट देना चाहूंगा। जी ठाकुर साहब। हिमाचल प्रदेश से ठाकुर दास जी, आपका स्वागत है, बताइए। मैं समझता हूँ उस जमीन में नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा है, वो यहाँ सप्त धान्य का प्रयोग करने से इनकी समस्या का निदान हो जाएगा। कृष्ण कुमार जी। हेलो, आदरणीय कृष्ण कुमार मेरी जी, हाँ ठाकुर दास जी को सुन रहे हैं आप? जी हाँ, सुन रहे हैं। ये कौन चीज बोले, कौन चीज का उपयोग करना पड़ेगा सर? सप्त धान्य अंकुर अर्क। धान्य अंकुर, ये अर्क। ये क्या चीज है सर? मैं आपको बताता हूँ, इसके दो तरीके होते हैं। जी हाँ। मैं आपको सरल से सरल तरीका बताता हूँ। आप 2-3 प्रकार की दलहन ले लो, 2 किलो, 2 किलो, जी। और 2-3 प्रकार से तिलहन लो, और मक्की का आटा 2 किलो। और उसको एक पोटली में बांध दो जी। और 100 लीटर बेस्ट डिकम्पोजर के अंदर डुबो दो। 100 लीटर बेस्ट डिकम्पोजर के अंदर डुबा दो। अच्छा अच्छा, डिकम्पोजर। 8 दिन बाद पोटली निकाल दो। जो उसमें रस सुबह शाम थोड़ा सा वो करना है, छेड़ा मारना है। 7-8 दिन बाद उसकी स्प्रे 10% तक करिए। 2-3 स्प्रे होनी चाहिए इसकी। आपके समस्या का समाधान हो गया। जी जी, ये थे हमारे हिमाचल प्रदेश के किसान, अनुभवी किसान ठाकुर दास जी। जैसा लोग कहते हैं कि किसान एक वैज्ञानिक है, अनुभव है। और मैं अब वैज्ञानिक की ओर ले चलता हूं। आदरणीय भुवनेश्वर राय जी, आप भी अपना सुझाव मार्गदर्शन दें। जी जी जी, धन्यवाद सभी को। जैसा कि आदरणीय ठाकुर साहब ने बताया, निश्चित रूप से इस काम से बहुत ही बेनिफिट होगा। कृष्ण कुमार जी, आपने बताया कि पत्ती लपेटक भी है, और ये पत्ती लपेटक, जैसा कि आप जानते हैं कि जब पत्तियों को देखेंगे उसमें, तो उसमें आपको लगेगा कि इसमें कुछ कीड़े हैं जिसकी वजह से वो रस चूसते हैं और फिर पत्तियां लिपट जाती हैं। जब फूल आने का समय होता है, वो अरहर के लिए बहुत ही क्रूशियल टाइम होता है। और उस समय हम लोग जब जैविक खेती नहीं भी करते थे, उस समय देखते थे, उस समय निश्चित रूप से एक इंसेक्टिसाइड का स्प्रे जरूर करवाते थे। तो जो लोग उस इंसेक्टिसाइड का प्रयोग कर देते थे, उनकी फसल बहुत बम्पर हो जाती थी। यानी उस समय पत्ती लपेटक कीट भी आते हैं जिसकी वजह से रस चूसते हैं, और फिर वो धीरे धीरे करके आपकी फ्लावरिंग भी कम हो जाती थी, और फिर वो पैदावार भी कम हो जाता था। तो निश्चित रूप से ये जो ठाकुर साहब ने बताया, इसके साथ साथ देखिए, ये ठाकुर साहब ने बताया सप्तधान्य अर्क, इससे आपका बहुत ही फायदा होगा। मतलब इसमें फायदा होगा, प्लस जो फल बनेगा, जो दाने बनेंगे, उसमें चमक भी बढ़ेगा,
वो सारी चीजें होंगी। लेकिन इसके साथ बहुत साथ आप एक काम और कर लीजिएगा कि जो कीड़े मारने के लिए अब जो जैसा कि आपने बताया कि कुछ आप मार्केट से लाए हैं, वो क्या है थोड़ा सा देख लीजिएगा कि क्या है, वो कीटनाशक है कि कोई फंजीसाइड है या कुछ ग्रोथ प्रमोटर है। नाम के हिसाब से मैं नहीं समझ पाया हूँ, तो तमाम कंपनियां अलग अलग नाम से बेचती हैं। एक मिनट, और फिर जो है ये है प्लांट प्रोटेक्टर है, सुनामी है बायो प्लांट प्रोटेक्टर। अच्छा अच्छा, तो निश्चित रूप से इसमें जितने प्रोटेक्ट करने वाली चीजें हैं उसमें है, तो उसको स्प्रे कर दीजिएगा। साथ में आप जो कीटनाशक के लिए हम लोग बनाते हैं अपने घर पे, जितनी पौधे डाल करके और वो पार्क बनाते हैं, फिर उसमें लहसुन और मिर्चा वगैरह डाल करके बनाते हैं, इसको थोड़ा सा बना करके इसका भी स्प्रे कर दीजिएगा। निश्चित रूप से फायदा मिलेगा और बहुत अच्छा बम्पर पैदावार होगा आपका। धन्यवाद। बहुत 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 धन्यवाद सर, ठीक, संतोष हो गए हम, मन की बेचैनी दूर हुई। आप जो भी बोलेंगे दिमाग में से हो जाएगा। आप लोग धन्यवाद। धन्यवाद जी। राजश्री जी, मेरा एक क्वेश्चन है, यहाँ धान में कल्ले नहीं आ रहे, तो इसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ? बहन, ये धान में कले निकलने का टाइम तो मेरे हिसाब से अब खत्म हो चुका होगा। कल्ले लेट सोइंग हुआ है, अभी लेट सोइंग हुआ है। लेट सोइंग हुआ है, ठीक है। ये देखिए, धान के कल्ले निकलते हैं, मैक्सिमम इनकी टाइमिंग जो होती है वो ये मानकर चलिए कि 30 दिन तक जितने कल्ले निकलने होते हैं वो निकल जाते हैं, 30 से 35 दिन, मैक्सिमम 35 दिन तक। तो कल्ले निकलने का जो, इसीलिए शुरुआत में धान में हम लोग यूरिया देते हैं। यूरिया मीन्स नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का काम होता है कि वो बहुत फसलों को हरा भरा करता है और कल्ले निकलते हैं ज्यादा। तो हो सकता है कि आपके खेत में नाइट्रोजन की कमी हो, तो उसको पूरा करने की कोशिश करें। अगर आप केमिकल कर रही हो तो केमिकल के हिसाब से करें, अगर आप जैविक कर रही हो तो जैविक में जितना भी बताया जाता है, जीवामृत से लेकर के घन जीवामृत, ये सारी चीजें उसका उपयोग करें। और जो अगर आप बायो फर्टिलाइजर यूज करना चाहती हैं तो नाइट्रोजन के लिए भी बायो फर्टिलाइजर आता है, उसका यूज करें। निश्चित रूप से आपका प्रॉब्लम हल हो जाएगा। केवल नाइट्रोजन, ज्यादातर नाइट्रोजन की कमी की वजह से कल्ले नहीं निकलते। जी धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय भुवनेश्वर राय जी। हमारे कृष्ण कुमार जी का जो सवाल था, जो समस्या थी, और इस प्रकार की समस्याएं कई किसानों की हो सकती हैं, तो उसका समाधान आपने किया। और किसी का कोई सदन में अपनी बात रखना चाहते हैं तो आप बात रख सकते हैं अनम्यूट करके। श्रोता अब मैं आदरणीय सोनाली बहन जी, आपका स्वागत है। हाँ भाई जी, मेरा एक मन में विचार है तो आपके साथ साझा करती हूँ। ये आपने अब विषय रखा था कि ये हमारा जो योगाहार क्लास चल रहा है, इसके साथ जो बहुत बड़ा काम देश भर में चल रहा है वो अधिक विस्तृत करने के लिए योगाहार जैसा ही एक छोटा सा मंच हम हर तहसील में खड़ा करें, हर तहसील में, तो उसका बहुत बड़ा विस्तृत रूप हो जाएगा। और ये गोपालन, सेंद्रिय खेती, विष मुक्त कृषि और पानी का संचरण और बहुत सारी बातें हैं, गोपालन। क्योंकि मैं तो देख रही हूँ, एक ग्राम में ही नौकरी कर रही हूँ, तो वहाँ 10 बरस नौकरी करते मैंने जो अनुभव किया वो ऐसा अनुभव है कि कृषि से लोग बहुत दूर जा रहे हैं। किसानों का ही गांव है, लेकिन लोग तो कृषि से दूर जाने
जाने लगे हैं। गौ पालन तो हर एक घर में गौ थी 10 बरस पहले, तो आज गिनी चुनी गायिया लोगों के घर में है, 10-15 इतने ही होगी। ऐसा चित्र दिखने लगा है। वो चित्र अच्छा बनाने के लिए जो हम इसी प्रकार काम करने का प्रयास करेंगे तो क्यों ना ये शुरुआत होगी। ऐसा मेरे मन में आज जो विचार आया वो आपके साथ मैंने शेयर करने का प्रयत्न किया है। थोड़ा सा इधर उधर हुआ है। मैं हिंदी में हर रोज बातें नहीं करती हूँ, मराठी में ही बोलती हूँ, तो इसके कारण मुझे जो कहना होता है वो उतना ही परिणामकारक आने में जरा कठिन जाता है। वो मुझे यहाँ बोलने की संधि प्राप्त हुई। आप सभी महानुभावों का जो ज्ञान है, अथांग सागर है, वो मुझे हर रोज मिलता है और प्रेरणा लेकर मैं तो मेरा काम संभाल के यही पतंजलि का काम ज्यादा से ज्यादा करना, यही मेरा एक जीवन का लक्ष्य है। वो मैं भी ये प्रयास करूंगी हमारे यहाँ। ओम, धन्यवाद मुझे यहाँ बोलने की अनुमति मिली, इसलिए ओम। धन्यवाद आदरणीय बहन जी। मैंने सदन में आपका जो सुझाव प्रस्ताव है वो प्रस्तुत कर दिया है कि सदन को समर्पित कर दिया है। आपका सुझाव अच्छा है, सुझाव आते रहें, बात होती रहे सदन में। तो कई सुझाव आते हैं, आना भी चाहिए। और भी हमारे किसी भाई का, बहन का कोई योग देने के हर कार्यक्रम में सुझाव हो तो अनम्यूट करके स्वतः ही अपनी बात रखने का कष्ट करें। 8:03 हो गए हैं। अगर किसी का कोई सुझाव हो तो स्वतः अनम्यूट कर लें, सम्मानीय सदन। और हम रंजना बहन जी को आमंत्रित करेंगे फिर कि वो आएं, और जो लगातार रंजना बहन जी के पुरुषार्थ को प्रणाम करता हूं, जो लगातार हमारे देने के उघार कार्यक्रम में एक सक्रियता के साथ अपना कर्तव्य निभा रही हैं। और मैं चाहूंगा कि आप आएं और सबका आभार ज्ञापित करने का कष्ट करें। भगवान दास जी भाई जी ओम। जी भाई जी ओम जी, कुछ टिप्स दे दो हमारे डॉक्टर साहब को। शायद जुकाम एलपी साहब को है और कई लोगों को है। जी 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 आदरणीय सभी को मेरा ओम वंदन अभिनंदन। आज की बहुत अच्छी क्लास रही। डॉक्टर साहब ने गाय के बारे में अच्छा बताया और हमारे योगाचार्य जी ने भी बहुत अच्छा योग कराया। सभी को बहुत धन्यवाद। और अभी मैं खेत पे भी हूँ, तो अभी जो बुखार का वो चल रहा जोर, तो इसमें मलेरिया हो जाता है किसी किसी को, मलेरिया। तो उसके लिए हमारे पास एक भारंगी नाम का पौधा है, वो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। भारंगी जी, ये देख रहे होंगे आप लोग, ये भारंगी है। तो इसकी जो कोपल की अगर अपन भाजी खाते हैं, थोड़ा नीचे करो कैमरा नीचे करो ऐसा जी। जे इसकी कोमल इसकी पत्ती की अगर भाजी खाते हैं तो इससे मलेरिया ठीक हो जाता है। भारंगी बोलते हैं इसको। यूट्यूब में भी आप लोग सर्च कर सकते, देख सकते हैं। ये भारंगी है, तो इसका बहुत अच्छा काम है बुखार के लिए। और इसकी डंडी अगर हाथ में ले लेते हैं तो श्वास का वेग नहीं बढ़ता, श्वास नहीं बढ़ती इससे। तो ये भारंगी है। ये हमारा आज का टिप्स था। मैं खेत पे था तो मैंने कहा बता दूं, इसके पहले ही बताया है मैंने, आज दोबारा रिपीट कर दिया। तो इसकी अगर आप भाजी 1-2 बार खा लेते हैं तो मलेरिया से मुक्त रहेंगे। ऐसा तो टाइफाइड के लिए भी कुछ है? जी जी आदरणीय, टाइफाइड के लिए हमारे पास अंजीर, मुनक्का और खूब कला, 3 चीज है। अंजीर ले लें 250 ग्राम मुनक्का ले लें, और करीब 20-25 ग्राम अपना खूब कला ले लें। तो 6-7 अंजीर, 6-7 मुनक्का बीज निकाल के, और 2 चुटकी। जी बहन जी। जी अंजीर और मुनक्का, और ये तीसरा कौन सा? जी तीसरा वाला मुनक्का, अंजीर और तीसरा? हाँ, अंजीर, मुनक्का और खूब कला। जी खूब कला के बारे में जानकारी दीजिएगा, क्या खूब कला है, कहाँ मिलेगा वो?
खूब कला अपना पंसारी के घर मिलेगी, अपनी पतंजलि स्टोर में भी मिल जाती है खूब कला, तो उसको ले लेंगे। तो 2 चुटकी खूब कला और 6-7 अंजीर, 6-7 मुनक्के, इनको थोड़ा खरल करके चटनी बना के अगर सुबह शाम लेते हैं अपन, तो अपना 3 से 5 दिन में टाइफाइड ठीक हो जाता है। नहीं तो टाइफाइड अपने को कम से कम अगर बिगड़ गया तो 3 से 6 महीने परेशान करता है। तो ये टाइफाइड के लिए बहुत अच्छा नुस्खा है। और ये अपना अभी मैंने बताया, ये आप लोग देख रहे होंगे भारंगी, तो इसका भी उपयोग कर लें। सबके खेतों की मेड़ों में होता है जी। जी आदरणीय सभी को मेरा ओम वंदन अभिनंदन। जी अगर मैं एक और क्वेश्चन था कि अभी मौसम थोड़ा बदल गया है, तो उसके हिसाब से सर्दी और खांसी ज्यादा हो रही है, सर्दी तो है मगर खांसी के लिए कुछ बताइए। उसके लिए बहन जी अपना मुलेठी और काली मिर्च, मिश्री, मुलेठी, काली मिर्च, मिश्री, एक टुकड़ा सुपारी के जैसा टुकड़ा मुलेठी का, 1-2 काली मिर्च और 2-4 दाने मिश्री के दिन में 2-3 बार चूस लें तो खांसी का खात्मा। और सर्दी बार बार हो रही तो अपना पतंजलि का स्वासारी क्वाथ आता है, उसको उबाल के पी लें तो उससे आपकी सर्दी का शमन हो जाएगा। और जी साथ में ज्वरनाशक काढ़ा भी ले लें तो ये बुखार की समस्या आ रही वो नहीं होगी। जी स्वासारी क्वाथ के साथ हल्दी गरम करके पी सकते हैं क्या? पी सकते हैं आदरणीय। बिल्कुल जी जी ओम आदरणीय जी, ओम सभी को ओम वंदन अभिनंदन। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भगवान दास जी। तो चलिए आज कार्यक्रम का समापन करते हैं। आज की योग शिक्षक मास्टर जी ने बहुत सुंदर कक्षा ली, उनका अभिनंदन और धन्यवाद। और इनके साथ आज के हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर जी ने बहुत ही सुंदर मार्गदर्शन दिया, गाय के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी, सदन में खुशी हुई और सवाल जवाब हुए थे। तो सबको मैं उनको भी मैं धन्यवाद और आभार करती हुए ओम रंजना दीदी जी। जी बोलिए जी। आज के सत्र में मुझे मौका मिला, उसके लिए सभी लोगों ने मेरे साथ योग किया और मुझे बहुत अच्छा लगा। और आप सबका बहुत 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 धन्यवाद। जिसने मुझे छोटी मोटी भूलें भी हुई होंगी तो शायद उन्होंने मुझे माफ कर दिया होगा। नहीं आचार्य ज्वाला प्रसाद जी ने मुझे बताया, फोन किया और आपने भी मुझे बहुत सहयोग दिया, उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। सभी सदन का बहुत धन्यवाद, आभार। आपको माफ नहीं किया है भैया। आपको सजा सुनने के लिए आप तैयार रहो। आपको आज सजा दी जाती है सदन की ओर से कि आप दैनिक योगा कार्यक्रम में रोज जुड़े। और लगातार जुड़ने के बाद भी आपको नए योग शिक्षक और लाने होंगे, ये भी है आपकी जिम्मेदारी कि आप जैसे आए इसी तरह आप दैनिक प्रकार में आप अब और भी योग शिक्षक को आमंत्रित करिएगा। ठीक है भैया जी? जी बहुत सुंदर कक्षा लिया आपने, बहुत बहुत अभिनंदन आपका। जी आपका जी आगे चलते हैं आदरणीय मनीलाल भाई जी मध्य प्रदेश से, उनका मैं आभार व्यक्त करती हूँ। और वो दिन रात पतंजलि हमारा दैनिक योगा कार्यक्रम है उनकी चिंता करते हैं। और इसी के साथ बहन राजश्री कुशवाहा जी, आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी, आदरणीय भुवनेश्वर राय जी, आदरणीय जितेंद्र शास्त्री जी, आदरणीय बिंदेश्वर तिवारी, आदरणीय दीदी शर्मा जी, आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी और आदरणीय इंजीनियर सोडी चंदारा जी, आदरणीय कृष्ण कुमार जी, आदरणीय कृष्णा जी, आदरणीय कुमार ददन सिंह जी, आदरणीय मीरा जी, आदरणीय नीलकंठ साबड़े जी, आदरणीय ओंकार नाथ जी, आदरणीय सोनाली मराठी जी, आदरणीय समर्थ जी, आदरणीय रजत चौधरी जी, आदरणीय राजेंद्र राय जी, आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी, आदरणीय रवि आदित्य जी,
आदरणीय ऋषि सिंह राजपूत जी, आदरणीय शरद वर्मा जी, आदरणीय सूर्य प्रकाश जी, आदरणीय ठाकुरदास जी, आदरणीय उमा शंकर जी और आदरणीय योगार से जुड़े भाई और हमारे पवन कुमार सर और बाकी सब लोग थे, उनका सभी का मैं धन्यवाद आभार व्यक्त करते हुए इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। कल सुबह 5:30 बजे डेली योगा क्लास में सभी मिलते हैं। तब तक ओम, तब तक सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहे, सबका दिन मंगलमय हो। प्रणाम। धन्यवाद आपको भी बहन जी, धन्यवाद, सबको सादर आभार। कल 5:30 बजे मिलते हैं। कुछ नए सदस्यों के साथ हम जुड़ें, जैसा हम रोज निवेदन करते हैं, सदन एक एक दो व्यक्तियों को जोड़ने का प्रयास करें। अधिक से अधिक हमारा संदेश जन जन तक पहुंचेगा तो ये अच्छा प्रयास रहेगा। ये यज्ञ से कम नहीं है, ये आहुति है। आप एक व्यक्ति को अगर दैनिक व्यवहार कार्यक्रम में जोड़ रहे हैं और वो कई व्यक्तियों को जोड़ेगा तो ये हमारे समाज को जागरूक करने की आहुति है, जो आज जरूरी है। आज समाज को जागरूक करने का ही यज्ञ बहुत जरूरी है। डॉक्टर किशोर दुबे सर महाराष्ट्र से जुड़े हैं ना,